हाय, ये बोर्ड पे देखिए एक रंगोली बनी हुई है, बहुत अच्छी रंगोली है, बट इट इज़ योर कैरियर रंगोली. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. परंतु उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक ठाक है, कुछ अच्छे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. तो हम यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे, टॉर्क के न्यूमेरिकल करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे डाला हुआ है. तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है. और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस. ओके, ये बात हमारी होती रहेंगी. चलिए अब हम ये रंगोली सॉल्व करना शुरू करते हैं. फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई. ओके, ठीक है. एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ये जो बोला है तुरंत करिए, आपके पास टाइम नहीं रहता है. तो जो आपका सिलेंडर है, ये है आपका वो सिलेंडर, और ई ये वर्क कर रहा है इसके एक्सिस के पैरेलल इस तरह से. आगे बोलिए. द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ये ऑप्शन है. अब आप देखिए, एक सरफेस S1, एक सरफेस S2 और एक ये कर्व सरफेस. देखिए भैया, S1 पे यदि हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो ये एरिया वेक्टर ये होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा. मतलब S1 वेक्टर, S2 वेक्टर ये है और ये S3 है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा. हमने आपको बोला था कि कोई भी सर्कल होती है, बहुत से सर्कल जब एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो सिलेंडर बनता है. तो उसे सेंटर से मिला दें तो वो ही नॉर्मल होता है. ये S का एरिया वेक्टर होगा. अब टोटल फ्लक्स, इससे पास होने वाला φ1, इससे पास होने वाला φ2, इससे पास होने वाला φ3. तो टोटल फ्लक्स φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. φ1 बताइए भैया क्या होगा? ई एस, S1 और S2 इक्वल है. S1 इज इक्वल टू S2, दोनों के सरफेस एरिया इक्वल है. तो S मान लेते हैं, लेट S. तो φ1 ये इस तरफ है, ये है, तो थीटा कितना आ रहा है? 180 डिग्री. ओके, और cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है? -1. तो φ1 क्या हो जाएगा? माइनस ई एस. ES cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस φ2. ये देखिए, ये ही उसका एरिया वेक्टर है, ये ही फील्ड है. थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो प्लस ई एस. ओके, φ3 में आप देखिए ये फील्ड है और ये सरफेस वेक्टर है, एरिया वेक्टर है. दोनों के बीच कितने का? 90 डिग्री का एंगल है. तो cos 90 तो 0 होता है, यानी φ3 कितना हो जाएगा? 0. इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0. आपका ये ऑप्शन सही है. अब हम सेकंड की बात करते हैं. इन ए रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस S दिया है, E दिया है, और हमने क्या बोला था? याद करिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर दिया हुआ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ये. तो φe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसमें का इंटू हो जाएगा 10i कैप. तो डॉट प्रोडक्ट होता है ये फील्ड और एरिया वेक्टर के. चलिए भैया, आई कैप बन.
तो फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप 0 होता है। तो ये तो आ गया आपका 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए 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 देखिए, आपका ऑप्शन ये है थर्ड। ओके, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम द एरिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, या नहीं करेंगे, अब तो हम यहां करेंगे, हमारे पास पर्याप्त जगह है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ये, ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट lying by Z प्लेट विल बी। एरिया 20 यूनिट दिया है और बाई जेड प्लेन में दिया है। सिंपल सी बात है भैया, बाई जेड प्लेन का मतलब आई कैप होता है। बाई जेड प्लेन का मतलब आई कैप होता है, तो ये तो यही हो जाएगा यार। तो यहां पे फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप, और इसमें इंटू बाइजेड प्लेस का 20 यूनिट यानी डॉट 20 आई कैप। जे कैप 9 के कैप में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 25 जा 100 आई कैप डॉट आई कैप। आपका आंसर फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन नंबर 4 मिट गया है, परंतु मिटने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 4। 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ plus 2q plus 2q and minus 2q are placed at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC of side X। हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं और वो है हमारे पास ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एंगल सबके बीच में कितना होना चाहिए 60 डिग्री। साइड सबकी कितनी है x। ए पे कितना रखा हुआ है प्लस 2q, बी पे कितना रखा है प्लस 2q, सी पे कितना है माइनस 2q। एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज -2 प्लस, यानी जस्ट अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण जो डायपोल रहेगा, इसके कारण जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो P1 इस तरफ, और इसके कारण क्या हो जाएगा P2 इस तरफ। अब देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज का क्वांटिटी भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब है कि P1 और P2 इक्वल हैं। तो एक बात तो यहाँ पे देख लीजिए, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q इंटू एक्स। अब 2q है तो 2q इंटू एक्स ही होगा। ये आपका डायपोल मूवमेंट हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, वेक्टर वाला पैरेललोग्राम याद करिए। इसके पैरेलल हम एक इस तरफ बना देते हैं, इसके पैरेलल हम एक यहां बना देते हैं, और इन दोनों का रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा P। तो पैरेललोग्राम लगा दीजिए ना, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। ये वैल्यू हम बाद में रख देंगे, हम दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के प्लेस पे P लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। तो देखो P डैश लिख सकते हैं, P डैश इज इक्वल टू P1 मान लेते हैं, P1 और P2 इक्वल है तो इसे भी P1 मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर cos 60 की भी वैल्यू रख दो 1/60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। P1 स्क्वायर तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P1 स्क्वायर और 3P1 स्क्वायर। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू
P1 अंडर रूट 3 और P1 क्या है 2QX है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QX अंडर रूट 3, 2QX अंडर रूट 3, ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट। इसे अब मिटा दिया जाए और नेक्स्ट आप पढ़ना शुरू करिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हमसे करवाना चाह रहे हैं। अब हम देखें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P वेक्टर विच मेक्स एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अरे यार पहले ने जो बोला है ना वो काम तो हम कर ही लेते हैं। एक्स एक्सिस के साथ ही जो P वेक्टर है ना ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये P कॉस थीटा हो जाएगा और ये P साइन थीटा हो जाएगा। इसमें आई कैप आ जाएगा और इसमें जे कैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि P वेक्टर इज इक्वल टू P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। ओके, आगे क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू E आई कैप इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क T1। और आपको पता है कि टॉर्क T बोला तो अपन T लिख देते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। E1 वेक्टर है तो T1 कर देते हैं, T1 वेक्टर इज इक्वल टू P के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप, और E के प्लेस पे क्या दिया है E आई कैप, ये हो जाएगा E आई कैप। जब आई कैप और आई कैप इसका अंदर इनटू करेंगे तो ये तो जीरो हो जाता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और आई जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है। तो ये वेक्टर वाला वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, PE साइन थीटा माइनस के कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़ें आगे पढ़ें आगे पढ़ें। When subjected to another electric field E2 is equal to root 3 E1J cap। ओके, अब हम सेकंड की बात करते हैं तो T2 के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो T2 इज इक्वल टू क्या बोला है इन्होंने, T2 इज इक्वल टू बोला है P क्रॉस E2, और यहां पे फिर वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप, और इनटू क्या हो जाएगा, वो दिया है रूट 3 E1 जे कैप दिया, तो इन्होंने यहां पे भी E1 है और ऊपर भी इन्होंने E1 की जगह E लिख देते हैं, वो E आई कैप है तो अपन E लिख देते हैं, ये भी E है। ओके, वैल्यू रखिए, इसको इनटू करिए तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा P रूट 3 इधर लिख दें, PE कॉस थीटा के कैप, ये तो जीरो हो जाएगा, जे कैप और जे कैप का हो जाएगा। अब इन्होंने दिया हुआ है कि T1 इज इक्वल टू माइनस T2 दिया है ना, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 इन्होंने दिया है, T2 इज इक्वल टू माइनस T1। दे दो, रखो ये दोनों T1 T2 की वैल्यू। तो T2 क्या है, तो रूट 3 PE कॉस थीटा के कैप इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, माइनस साइन लगा था, ये माइनस के कैप है तो ये खत्म हो जाएगा, के कैप से के कैप कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3 कॉस थीटा, सब कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू साइन थीटा, और रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और आपको पता है कि यदि टेन थीटा रूट 3 है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर कौन सा है, आंसर इज 4-1। चलिए हम अगले कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये दूसरी रंगोली, कैरियर रंगोली, ये देखिए, ये उन्होंने 4 सरफेस दे दिए हैं, ऑप्शन ये दिए हैं, छोड़े यार ऑप्शन में ऑप्शन, यहाँ देखिए आप, जब गॉस थ्योरम की बात होती है तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ Q एंड Q
टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेस, सरफेस के अंदर होगा वो चार्ज होता है, सरफेस के अंदर चार्ज कितना है 2q, तो φ1 इज इक्वल टू कितना हो गया, φ1 इज इक्वल टू हो गया 1/ε0 इंटू 2q। चलो φ2 इज इक्वल टू देखें, माइनस q से प्लस q कैंसिल, ये q और q 2q हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि φ2 इज इक्वल टू φ1। थर्ड की बात देखिए, ओके थर्ड में उन्होंने दिया है फिर ये q और बाहर 5q दे दिया। बेवकूफ समझते हैं ये लोग, बाहर वाले चार्ज को तो कर ही नहीं सकते, तो बराबर क्या हो गया φ3 तो भी q प्लस 2q। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा था जब आप छोटे छोटे थे तब। तो एड q और माइनस माइनस ये -6q, ये भी 2q बचेगा, तो बाहर ये फालतू चीज हमारे काम की चीज है ही नहीं, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये ऐसा न्यूमेरिकल था यार। फ्लक्स एंटरिंग द एंड लीविंग, आपको पता है जब फ्लक्स इंटर करता है तो माइनस फ्लक्स होता है, और जब लीव करता है तो प्लस होता है। ओके, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, और फाई क्या होता है, ये फाई इज इक्वल टू q/ε0 होता है। φ2 कितना है, φ2 आपका 9 इंटू 10⁶, 9 इंटू 10⁶ माइनस 6 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू q/ε0। तो ये 3 बचे, 3 इंटू 10⁶ बचा, तो 3 इंटू 10⁶ ε0 इज इक्वल टू q। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cubical region of side A has its center at the origin, it encloses 3 fixed point charges minus q at A plus 3q at 0 0 0 and minus q at 0 a/4 और 0, और चूज करेक्ट ऑप्शन। इनने क्या बोला है कि एक हमारे पास क्यूब है, सबसे पहले तो हम वो क्यूब बना लेते हैं, ये है वो हमारे पास क्यूब, और अब इन्होंने जो बोला है वो बातें हम सुनते जाते हैं और देखते जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी साइड को बड़ी करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे आया, ये और ये देखिए आप जरा, ये ओरिजिन हो गया, सेंटर पे हो गया। पता है आपकी साइड कितनी है ए, तो सेंटर यहाँ पे आ गया चारों तरफ से, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। इनने क्या बोला है कि 3 फिक्स चार्जेस माइनस q 0 a/4। हमें पता है कि यदि माइनस a/4 पे चलेंगे तो भी क्यूब के अंदर ही रहेगा, यानी ये माइनस क्यूब कहाँ है, इस क्यूब के अंदर ही है, माइनस क्यू हो गया एट एंड 3q एट 0 0 0, 3q भी आपका कहां है, ये भी क्यूब के अंदर हो गया, एंड माइनस q 0 a/4। फैक्ट है कि a/4 आगे चलेंगे तो भी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहां से यहां तक तो a/2 है, तो a भी क्यूब के अंदर हो गया, यानी माइनस क्यूब के अंदर हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, q हो गया, तो अंदर जो टोटल इन चार्ज का बचा वो कितना बचा, q। और आपको अच्छे से पता है कि अंदर चार्ज किसी क्यूब में q है, तो उसकी पर सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो q/ε0 इंटू 1/6 होगा, क्योंकि ये फ्लक्स इस q चार्ज से जो फ्लक्स आ रहा है वो 6 सरफेस से होके पास होता है। तो इन्होंने जो जो ऑप्शन दिए उनमें से ये सब देख देख के हम बता सकते हैं कि आमने सामने से प्लस होगा, इधर से प्लस होगा, इधर से प्लस होगा, इधर सब में इक्वल होगा यार, सबसे 1/6 इंटू q/ε0 होगा। ये इनका ये क्वेश्चन था। एक बात बताना, तो हम भूल ही गए, बारातियों का स्वागत, नो नो नो, नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, परंतु जो गॉसियन सरफेस होता है, ये बात आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, ये वेक्टर होता है। जो गॉसियन सरफेस होता है ना, जो गॉस लॉ में यूज किया है, वो वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। इसका यूज शायद करना पड़ सके आपको। चलिए भैया, एक और न्यूमेरिकल, लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि कोई बात नहीं, पर ऐसे आते हैं। ये जी मैन में आया हुआ न्यूमेरिकल है।
A disk of radius a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center a/2 0 0 0. ओके, इससे आगे बाद में पढ़ लेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ 4 में दिए हैं, यहाँ 4 में दिए हैं, यहाँ 4 में दिए हैं, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें जिसमें a/4 में यदि दिए हुए हों तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले। और x और y z हम इमेज कर लेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, माइनस x हो गया। फालतू सी बात है, आप सब लोगों को पता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे है a/4, यहाँ पे हो जाएगा 2a/4, यहाँ पे हो जाएगा 3a/4, यहाँ पे हो जाएगा 4a/4 और ये 5a/4। 5a/4 दिया ना, इसलिए कर ले रहा है। ये सब माइनस होंगे, ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे a/4, यहाँ पे 2a/4। 2a/4 का मतलब a/2 होता है, हाँ गुड। 3a/4, यहाँ पे हो जाएगा 4a/4 और यहाँ पे हो जाएगा 5a/4। ऐसे ही भाई इधर भी कर लीजिए, ये हो जाएगा a/4, 2a/4, ये 3a/4, 4a/4 और 5a/4। ऐसे ही माइनस में हो जाएगा a/4, 2a/4, 3a/4, 4a/4, 5a/4। 2a/4 मतलब a/2 है। अब इनने आगे क्या बोला है कि वो डिस्क है, रेडियस a/4 है। डिस्क की रेडियस कितनी है? a/4। रखी हुई कहाँ है? रखी है उन्होंने XY प्लेन में रखी है, सेंटर a-a2। तो ये सेंटर हो गया इसका -a2। रेडियस कितनी है? a/4। मतलब ये जो हमारी डिस्क है वो कुछ ऐसी रखी हुई है। बड़ी अच्छी डिस्क बनी है, कोई बात नहीं, ये डिस्क बन गई है a/4। यहाँ पे भी a/4, यहाँ पे भी a/4। नीचे थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ये हमारी डिस्क हो गई। हम ऊपर, कोई बात नहीं यार, इतने में समझ में आएगा, ये हमारी होगी। फिर क्या बोला उन्होंने? ए रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एट कूलम इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a/4 टू x इज इक्वल टू 5a/4। a/4 से यहां से रखना शुरू किया है, यहां तक वो रॉड रखी हुई है। वेरी गुड, अच्छी रखी है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला? 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड। -7 कूलम a/4, -a/4 और 0 पे रखा हुआ है। तो a/4 और -a/4, a/4 -a/4 और 0, ये आपका एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है। a/4 -a/4 और 0। ये कितने कूलम लिखा है भैया? ये उन्होंने लिखा है -7 कूलम, ये चार्ज यहां रखा है। ओके, दूसरा चार्ज 3 कूलम का है, -3a/4। -3a/4 ये है और फिर 3a/4 ये यहां पे आपका वो चार्ज रखा हुआ है 3 कूलम। और इस डिस्क पे कितना चार्ज दिया हुआ है? 6 कूलम। 6 कूलम इस पे चार्ज दिया हुआ है डिस्क पे। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेस x इज इक्वल टू +-a/2, y इज इक्वल टू +-a/2 और z भी। हम 2D बना ले रहे हैं। a/2, a/2 ये है हमारा, देखिए ये आया और ये a/2 और ये a/2 यहां से ये बन गया। ये आपका वो क्यूब बन गया, आपका वो ऊपर भी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस इज, गॉस ने क्या बोला था कि जो चार्ज अंदर होता है वो ही चार्ज phi इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू Q, यानी Q मतलब जो चार्ज अंदर होता है, ये अंदर की बात है। तो 6 कूलम पूरे पे है तो आधी अंदर है, तो इसके कारण कितना चार्ज हो गया? 3 कूलम। इस रेड रॉड पे 8 कूलम चार्ज है, 1/4 अंदर है, तो इसके कारण टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 कूलम, 3 कूलम और -7 कूलम है। ये तो बाहर है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो टोटल चार्ज अंदर जो होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होता है। इनक्लोज्ड क्यूबिकल सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा
3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 7 कूलम इज इक्वल टू माइनस 2 कूलम। तो फाई ई इज इक्वल टू माइनस 2 कूलम अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यार, पर सरफेस से कितना पास होगा, तो ये प्लस कितने से जा रहा है, 6 सरफेस से जा रहा है, तो पर सरफेस और हम निकाल के दे रहे हैं, पर सरफेस फाई ई इज इक्वल टू 1/6 इंटू माइनस 2 कूलम अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा माइनस 1 कूलम अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 जा 3। ये हमारा एक न्यूमेरिकल था। अब हम यहां पे शुरू करने वाले हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। अब गॉस थ्योरम जो है उसके एप्लीकेशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें कुछ यहां डेरिवेशन कर लेना चाहिए। अब आप एक बात बोलिए कि डेरिवेशन तो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते हैं, डेरिवेशन तो आईसीएसई बोर्ड में भी थोड़े कम आते हैं, परंतु डेरिवेशन स्टेट बोर्ड में तो बहुत आते हैं। तो क्या सीबीएसई बोर्ड वालों को डेरिवेशन नहीं करना चाहिए? डेरिवेशन तो करना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो रीजनिंग क्वेश्चन हम डेरिवेशन से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक नए तरीके के डेरिवेशन हम आपको बताते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम है, उसने क्या बोला कि एक आपके पास लाइन चार्ज रखा हुआ है, ये एक लाइन चार्ज है ए बी, और ए बी की जो लेंथ है वो है एल, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू। अब उन्होंने कहा इसके कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। ये वाला पॉइंट है, वो पॉइंट पी ले लिया। पी हमारा क्या हो गया यहां पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, पी के कारण हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो ओपन में भी है, गॉस थ्योरम तो केवल क्लोज के लिए होती है, तो इसे हम क्लोज में ले आए। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर। तो हमने ये बना दिया एक सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है ना वो क्या हो गया, वो हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया तो सरफेस तो 3 है, S1 S2 एंड S3। भाई चार्ज इस पे है तो लाइन ऑफ फोर्स ये निकलेंगी ना, ये ई रहेगी ना इसकी। तो ये दोनों सरफेस तो इसके पैरेलल है, क्योंकि इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये होगा, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो पता है S1 एंड S2 गॉसियन सरफेस नहीं है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, मतलब 0 हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है। ओके, अब हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो केवल कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस यानी S3 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इससे प्लस कितना पास होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू यहां पे 0 डिग्री। देखिए ना, ये सर्किल है, हमने बोला था कि इससे यदि परपेंडिकुलर ड्रा करना तो सेंटर से मिला दो। अच्छा, लाइन ऑफ फोर्स भी यही निकल रही है, इसका परपेंडिकुलर भी है, ये तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0, एस इज इक्वल टू कर्व सरफेस, कुछ यदि याद हो रहा है तो 2 पाई आर एल। रेडियस इसकी आर है सिलेंडर की, और ये तो फाइंड करना ही है हमें, तो ये दोनों वैल्यू रख दें। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो गॉस थ्योरम क्या बोलेगी, गॉस थ्योरम बोलेगी, ओके, गॉस थ्योरम आपकी क्या बोलेगी कि फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया, और जब फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ई इंटू 2 पाई आर एल कॉस थीटा। कॉस 0 है ना भैया, कॉस 0 तो 1 होता है, तो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई ε0 आर एल इंटू क्यू। ये थोड़ा सा आगे पीछे रीअरेंज करके लिख दिए हैं। और आपको पता है कि Q अपान L क्या होता है, नहीं पता तो पता कर लो, इट इज ए चार्ज डेंसिटी। Q अपान L इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी होता है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपान 2 पाई ε0 इंटू आर। ये इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हो गई। अब पता है जो लाइन होती है ना वो हेल्दी हो जाए ना तो सिलेंडर बन जाती है। अब हमें सिलेंडर के कारण निकालना है, तो हम मान लेते हैं यार कि ये ही सिलेंडर है, और सिलेंडर पे जो चार्ज है वो Q है, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है ना,
इस सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है और अब इसके कारण इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए 3 केस हो जाते हैं, एक पॉइंट यहां हो, एक यहां हो और एक अंदर। सिलेंडर बड़ा होता है ना, लाइन चार्ज के अंदर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना पतला होता है कि बहुत ही पतला होता है। हाँ, तो फाइनली जब 3 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट आउटसाइड, एक ऑन और एक इनसाइड। इंपॉर्टेंट है इनसाइड नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो हमारे पास ये हो गया वो पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट हो गया P और ये वाली रेडियस R हो गई, इस पे चार्ज Q है ही, तो इसे भी क्लोज सरफेस बना दो भैया। यहां पे ये क्लोज सरफेस में ले आए, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस हो गया तो सब कुछ यही हो जाएगा। वो S1 S2 तो वैसे ही गॉसियन सरफेस है ही नहीं, S3 ही होगा, S3 ही होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। परंतु ये नहीं कर सकते, Q/L इज इक्वल टू लैम्डा नहीं लिख सकते क्योंकि सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसमें चार्ज डेंसिटी रो आती है, लैम्डा नहीं हो सकती। तो हमारी यहां पे ये वाली, ये तक तो हम चलेंगे, यहां के बाद फिर हमारा चेंज हो जाएगा। और P कहां है? P आउटसाइड है। किसके आउटसाइड है यार? उसी सिलेंडर के आउटसाइड है। तो यहां पे ये Q/L तो हम लिख देते हैं R है, Q/L चेंज किया है, कलर चेंज से देख लीजिए उसे। अब हमें मालूम है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम तो बता दीजिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q तो ठीक है, Q/πr² L। भैया चार्ज तो कैपिटल R वाले पे है, इसलिए क्या आएगा? चार्ज डेंसिटी तो ये है, इस पे है चार्ज, इसलिए πr² आएगा। Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू πr² L। ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो πr² L अपॉन 2πε0 r L। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो r² अपॉन 2ε0 r। सेकंड केस की बात कर लीजिए, सेकंड केस की बात कर लीजिए। सेकंड केस में पॉइंट कहां हो? पॉइंट P है और वो ऑन द सिलेंडर हो, सिलेंडर के ऊपर हो, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। ये स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। आप इसकी जगह कैपिटल R रख दो, तो E इज इक्वल टू रो r² अपॉन 2ε0 r² से ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो r अपॉन 2ε0। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे ज्यादा ज्ञान की बात सुनिए। अब वो पॉइंट P इनसाइड द सिलेंडर हो, पॉइंट P इनसाइड सिलेंडर हो, तो फिर क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अच्छा नहीं होता, देखो भैया जरा, होता है। यहां देखिए, ये है आपका वो कैपिटल R रेडियस वाला सिलेंडर, पॉइंट P ये हो गया, स्मॉल r है, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा अंदर। गॉसियन सरफेस तो कहीं पे भी हो, बनाना ही पड़ेगा भैया, चार्ज इनको। अब तुम्हें एक बात बताएं, इसके अंदर ये जो R पे जो Q चार्ज है वो इस पे माना जाएगा, यानी चार्ज डेंसिटी कहां मानी जाएगी? इनर सरफेस पे। चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, परंतु माना हमेशा इनर सरफेस पे जाता है। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं जाता, परंतु उसे सेंट्रल चार्ज मानते हैं, रेडियस पे हम डिपेंड हो जाते हैं, तो चार्ज स्मॉल r पे माना जाएगा। ये आपका गॉसियन सरफेस है। और वो तीसरे पॉइंट में यदि P इनसाइड हो जाए, P कहां हो जाए? इनसाइड हो जाए, तो यही के यही सब होगा। बस ये कैपिटल R की जगह स्मॉल r² हो जाएगा, चार्ज इनसाइड माना जाएगा। ये r² हो गया और r² से भी ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे रो r अपॉन 2ε0 हो जाएगा। इसे हाथ से ही मिटा देते हैं, हाँ मिटा देते हैं, ये चार्ज इनसाइड हो जाएगा। ऐसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं गॉस थ्योरम के। सिलेंडर, स्फेरिकल सेल,
स्पेरिकल सेल के लिए तो सीधा निकलता है, क्या निकलता है देखो जरा, हम एक चीज आपको बताते हैं। स्पेरिकल सेल के कारण तो निकलता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अंदर कंडक्टिंग के 0 हो जाता है, परंतु यहां पे भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि रो इज इक्वल टू Q/B। सेल का भी बताओ, Q/4/3πR²। पॉइंट आउटसाइड है तो πR²। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3πR²। ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 रो इंटू 4/3πR²/R²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। E इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, रो R³/3ε0R²। ऐसे निकाल आते हैं ये। तो इससे इसके अलावा एक और चीज जो हम कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मुझे लगता है कि एक डेरिवेशन हमें और कर लेना चाहिए, प्लेन सीट ऑफ चार्ज, और उसके लिए गॉसियन सरफेस निकालना भी आपको देखना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव और सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसी पे बेस्ड होता है, इसलिए इसे समझ लीजिए। हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन सीट ऑफ चार्ज, और इनफाइनाइटली चार्ज है प्लेन सीट। ये है वो हमारे पास कोई प्लेन सीट, इसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये सीट रखी है, इधर जितनी इंटेंसिटी होगी इस तरफ भी इतनी इंटेंसिटी होगी, तो दोनों तरफ 2 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट यदि यहाँ पे P लिया है तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें P' लेना पड़ेगा। इन दोनों को क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम है ना, और गॉस थ्योरम तो केवल किसके लिए सही होती है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हम पता एक ऐसा सिलेंडर बना दें, ये सीट को जरा फ्रंट से देख रहे हो, कॉर्नर पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जब आप क्लोज सरफेस की बात करोगे तो वो सरफेस इस सीट के अंदर ही होना चाहिए। ये यदि बाहर निकल गया, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये इसे पकड़ के इधर खींच दो, एक अंदर खींच दो तो सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है, परंतु ये सिलेंडर के ये कॉर्नर बाहर नहीं निकलने चाहिए, यानी छोटे ही सिलेंडर बनेगा। छोटे ही सिलेंडर बनेगा तो हम तो और सावधानी बरत लेते हैं और छोटा सिलेंडर बना लेते हैं। ये हो गया आपका, और ये आपका P' हो गया। अब देखिए इससे लाइन ऑफ फोर्स ये निकलेंगी, ये सरफेस इससे परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये S3 सरफेस, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0। तो ये तो गॉसियन सरफेस है ही नहीं, तो गॉसियन सरफेस ये है और गॉसियन सरफेस ये है। इसका एरिया ए मान लो, इसका एरिया ए मान लो, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो 2 गॉसियन सरफेस आ गए, तो हम दोनों के लिए अलग अलग बात कर लें। हम देखें जरा, सबसे पहले इसकी बात कर लें, S1 की बात कर लें, तो फाई E1 इज इक्वल टू EA, और देखिए ना ये लाइन ऑफ फोर्स है और यही परपेंडिकुलर होगा, तो कितना होगा cos 0, EA cos 0, तो फाई E1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA। ऐसे ही S2 के लिए भी हम फाई E2 निकाल लें, फाई E2 निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा EA। टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2 इज इक्वल टू EA प्लस EA, तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज कर लीजिए। तो 2EA इज इक्वल टू Q/ε0, तो E इज इक्वल टू Q/2ε0A, और Q/A चार्ज डेंसिटी सुपरफिशियल एरिया के लिए, Q/A इज इक्वल टू सिग्मा, आपको पता होना ही चाहिए ये। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, σ/2ε0। ये चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये अब हम फिर कुछ न्यूमेरिकल जो कि गॉस एप्लीकेशन पे बेस्ड है करते हैं। चलिए, ये है आपकी कैरियर रंगोली, देखते हैं। ए चार्ज बॉल V hang from a silk thread as which make an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to। देखिए भैया, ये सीट है,
अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था सीट के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सीट के लिए निकाला था। ये है थ्रेड, और थ्रेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से अलग है, और जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से अलग है इसका मतलब ये है कि थ्रेड में जो भी लग रहा है तो वो क्या लग रहा है, वो तो टेंशन लग रहा है, तो टेंशन लगेगा थ्रेड में ऊपर की तरफ। अनबैलेंस है, अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये जो सीट है ये हम भी यहाँ पे लिख दें, ये जो सीट है इसे रिपल करेगी तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, फोर्स लगेगा ना, क्यू ई। बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ जो लग रहा है एम जी को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है क्यू ई। इसका मतलब ये है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू है क्यू ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू है एम जी। ये सब बैलेंस है। और यदि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर ले, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो साइन थीटा टी से टी कैंसिल अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम जी। और ई की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्यू सिग्मा अपान एम जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू, यदि हम ये सब कांस्टेंट मान लें तो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी सिग्मा टेन थीटा। आंसर हमारा कौन सा सही है, सेकंड वन। अब हम इस क्वेश्चन पे जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये रेडियस है, ये रेडियस है। आप सब ग्राफ में देखिए, यदि आप इस रीजन में आए हैं तो स्फीयर के अंदर आ गए हैं, इस रीजन में आए हैं तो स्फीयर के अंदर आ गए हैं। ये तो सबसे पहली बात है कि इनसाइड द स्फीयर E इज इक्वल टू 0। तो इसमें E है, इसमें E है, इसमें E है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला हमारा आंसर सही है। आपको मालूम है कि E मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम जब होगा जब वो सरफेस पे हो जाए, यानी ये R पे मतलब सरफेस पे दूर जाता जाएगा, E की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमारा आंसर ए फर्स्ट है। नेक्स्ट वन इज A metallic cell has a point charge Q kept inside its cavity, which are one of the following diagram correct represents the electric line of force। आपको एक बात बताई गई है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर लाइन ऑफ फोर्स इंटर नहीं होती। यहां इंटर है, गलत, यहां इंटर है, गलत, ये दोनों गलत हो गई। दूसरी चीज आपको बताई गई है कि जब भी लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस पे इंटर होती हैं तो नॉर्मली इंटर होती हैं, एग्जिट होती हैं तो नॉर्मली एग्जिट होती हैं। क्या ये नॉर्मल है? नहीं है, तो ये भी गलत। देखिए ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, 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 एग्जिट भी नॉर्मल हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ये जो दोनों न्यूमेरिकल हैं एज ए रंगोली जो बोर्ड पे बने हुए हैं, ये जी एडवांस में आए हुए हैं। आप देख लीजिए कि एडवांस का लेवल भी कितना होता है। थोड़े से कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी रीजनिंग स्किल्स सब सॉल्व करवाती है। देखिए, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सी फिगर ये देख लो, has volume charge density rho is equal to A upon R, where A is the constant and R is the distance from the center at the center of the sphere is a point charge Q. The volume of A such that the electric field in the region between two sphere will be constant is. दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट रहना चाहिए। हम एक ऐसा काम कर लेते हैं
कि यहाँ पे एक इमेज कर लेते हैं, वो हम करते रहते हैं। और ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, x, और इसके बीच में जो चार्ज है वो q है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज है Q, और जो चार्ज हमने इमेज किया है वो स्मॉल q है। स्मॉल q कहाँ का चार्ज है? चार्ज बिटवीन r इज इक्वल टू a टू x E इंटू 4 r स्क्वायर, a अपन आर ए कुछ कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 q प्लस q। अब हम क्या करें, अब हम इस q की वैल्यू फाइंड कर लें। इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, a और r। तो a से r ये दिया था उन्होंने a/r, चूंकि हम x की बात कर रहे हैं तो a/x, और इसका 4πx² इंटू dx। देखिए आप, ये डेंसिटी इंटू एरिया यानी टोटल चार्ज, और dx। इसका यदि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो q निकल आता है। तो q इज इक्वल टू, इस x से ये स्क्वायर कैंसिल, a इंटू 4π, इस x का करेंगे तो x² बाई 2, ये आ जाएगा a/r, यानी q इज इक्वल टू हो जाएगा 4πa r² बाई 2 माइनस a² बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम क्या करें, इस q की वैल्यू यहां पे रख दें, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ये यहां आ गया, और q/r², इस r² को भी नीचे पहुंचा दिया हमने, प्लस ये q की वैल्यू रखेंगे तो q इज इक्वल टू, हम एक और काम कर लेते हैं, 4πa r² बाय 2 माइनस 4πa² बाय 2, 2 2 जा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, जब r² को हमने अंदर भेज ही दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2πa r² माइनस 2πa² अब इनने क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट जब होगा जब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये r² से तो ये r² कैंसिल हो ही गया, तो डिस्टेंस वाली टर्म्स देखो, ये r है और ये r है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों इक्वल हो जाएंगी तो 0 हो जाएगी, तो केवल इस पर डिपेंड करेगा, यानी E कांस्टेंट होगा। E कांस्टेंट होगा कब होगा, जब ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल हो, यानी q/r² इज इक्वल टू 2πa² तो ये कांस्टेंट होगा, यही बोला है। अब इन्होंने बोला है कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो r² से r² कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा q/2πa²। देखो तो जरा, q/2πa², तो ये ठीक ठाक न्यूमेरिकल था, ये हमें इमेज करना पड़ा बीच में एक डिस्टेंस लेके, r भी तो उन्होंने एक अननोन डिस्टेंस दी थी ना बीच में, a/r चार्ज डेंसिटी दी थी, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल था। अब हम जरा सेकंड वाला देखें, इसे मिटा दें स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीन। अब जरा दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते रहिए आप, मन ही मन में गुनगुनाते रहिए, क्या है मैं भी तो पढ़ूंगा ही फिर। Consider a uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at the origin O. In this distribution a spherical cavity of radius r2। यार इतना देखो, ये पूरा ये है, इस पे चार्ज q है, एक बीच में कैविटी ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये पूछना क्या चाह रहे हैं, फिगर मेकर बोल दिया, तो कैविटी के इनसाइड द कैविटी एट r इज ER देन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर की जो इंटेंसिटी है वो कहाँ किस पे डिपेंड कर रही है, ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं, परंतु हम एक चीज मान लें, हम बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कर लें, बाय प्रिंसिपल
ऑफ सुपर पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन कहाँ पे कर रहे हैं? हमने ये कैविटी ले ली है, ये आपका चार्ज हो गया है कैपिटल क्यू, वो थोड़ा छोटा बना था, ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दी हुई है उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक A दी है, और ये R2 है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है A, और A की यदि हम बात कर लें तो O हो जाएगा ये O, ये पॉइंट तो दिया था P, और ये पॉइंट है A। यानी हम निकाल रहे हैं EA इज इक्वल टू E विदाउट कैविटी एट A। माइनस E ड्यू टू स्पेयर ऑफ रेडियस R2, दोनों के कारण हमें ये पॉइंट पे निकालेंगे। ये इज इक्वल टू E विदाउट कैविटी एट A। इसका फार्मूला याद करिए, फार्मूला याद करिए, हमने निकाला था कि रो इंटू आर मतलब OA अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ड्राइव किया था इसी वीडियो में, थोड़े से पहले देखेंगे। माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा PA। हमने क्या किया, EA यहां पे ले लिया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, OA माइनस PA ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आप ट्राइंगल OPA, कलर बदल दीजिए, समझ में आता है बच्चों को। ये है ट्राइंगल, आप वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, OP प्लस PA इज इक्वल टू OA, OP प्लस PA इज इक्वल टू OA। ये P कॉमन होके OA हो जाएगा, OA माइनस PA निकालना है, तो OA माइनस PA यानी OP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा OA माइनस PA। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर लिख सकते हैं। तो EA इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और OP वेक्टर, और OP वेक्टर मतलब A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और A वेक्टर। यानी कि जो E है वो A पे डिपेंड करेगी, और तो कुछ है नहीं। सब चीजें किस पे डिपेंड करें, ए पे। इसमें और कोई दूसरी चीज नहीं आती है। यानी यदि ए चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये भी हमें कांस्टेंट है। तो ये जो 4 वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन हमारा सही होता है। तो ये भी जी एडवांस में आया है। तो ये एडवांस के भी कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। हम फिर और वीडियो में और न्यूमेरिकल करेंगे, और आप ज़रूर समझिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरा क्लियर करूँगा उससे। परंतु नया चैनल है, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और कोरोना का भी कहर चल रहा है, उसकी वजह से भी शायद ऐसा हो। परंतु आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।